गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है विंड्स। हमने कल लाइव क्लास में पढ़ा था इसके बारे में, विंड्स के बारे में। आज फिर से हम इस यूट्यूब वीडियो के सहायता से हम समझेंगे, हेल्प से समझेंगे कि विंड्स कैसे, विंड्स हवाएं कैसे चलती है, विंड्स कैसे जनरेट होती है, एयर कैसे प्रेशर एक्सट्रैक्ट करती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले एयर एक्सर्ट प्रेशर्स। जो एयर्स होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। किस टाइप से प्रेशर एक्सर्ट करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टेक सम वाटर इन ए टिन कैन। एक टिन कैन लिया, टेक सम वाटर, टिन कैन, बॉयल द वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। उसको कुछ टाइम के लिए वाटर को बॉयल करते हैं। देन क्लोज द लिड टाइटली एंड द प्योर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। एक हमने मेटल की कोई भी, हमने एक टिन की एक कैन ली, उस कैन के अंदर वाटर को बॉयल किया और बॉयल करने के बाद उसको हमने क्या कर दिया, उसका जो लिड है यानी जो ढक्कन है उसको टाइटली क्लोज कर दिया। द शेप ऑफ कैन गेट्स कंप्रेस्ड। और उसके बाद ऊपर क्या डालते हैं, फ्रेश वाटर ओवर द कैन। और उसके ऊपर हम क्या डालते हैं, फ्रेश वाटर डालते हैं। ये फ्रेश वाटर टैप से डालते हैं। द शेप ऑफ द कैन गेट कंप्रेस्ड। दिस इज बिकॉज व्हेन वाटर इज हीटेड द चेंज इनटू स्टीम। जब वाटर को हम हीट कर रहे थे तो वो किस में चेंज हो रही थी, स्टीम में चेंज हो रही थी। इट चेंज इनटू स्टीम व्हेन वी कैन इज कूल्ड बाय द प्योरिंग वाटर। द स्टीम इज द स्टीम इन द कैन कंडेंस्ड। और जब हम इसके ऊपर वाटर डालते हैं तो इसके अंदर की जो स्टीम है वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन बिकम्स लेस। जब एयर कंडेंस होगी, उसके अंदर की स्टीम कंडेंस होगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एयर के कम होंगे और वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द प्रेशर ऑफ द आउटसाइड कैन इज मोर। और कैन के जो आउटसाइड का प्रेशर है वो तो उतना ही है जितना पहला था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द कैन इज मोर, सो इट कंप्रेस द कैन एंड द सो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि एयर क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। हमने क्या किया, एक कैन ली और कैन के अंदर कुछ वाटर लेके बॉईल किया। जो बॉईल किया तो उससे वेपर्स बाहर आने लगी, स्टीम्स बाहर आने लगी। उसके बाद हमने उसके लिड की हेल्प से उसको टाइटली क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमने क्या किया, उसको वाटर की टैप के नीचे रखा, फ्रेश वाटर से उसको कूल किया। तो उसके अंदर की जो स्टीम थी वो कंडेंस हो गई। और कंडेंस होकर के जो लिड था, जो कैन थी, वो कंप्रेस्ड हो गई। क्यों? क्योंकि अंदर के पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। उसके अंदर की एयर का जो प्रेशर है वो कम हो गया। आउटर प्रेशर तो पहले भी उतना था, बाद में भी उतना है। जो अंदर का प्रेशर आउटर प्रेशर से कम हो गया तो वो लिड क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई। इससे ये प्रूव होता है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, हवाएं जो होती है, जो एयर होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। दूसरा, हाई विंड स्पीड कॉज द लो एयर प्रेशर। हाई विंड स्पीड्स कॉज लो एयर प्रेशर। जो हाई स्पीड होती है वो लो एयर प्रेशर के कारण, जो लो प्रेशर का कारण बनता है वो क्या होता है, हाई विंड स्पीड। हाई विंड स्पीड कॉजेज लो प्रेशर विंड बिलो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। जो विंड्स होती है, जो हवाएं होती है, वो हायर प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर किस टाइप से क्रिएट होते हैं ये हमने कल के लाइव वीडियो में पढ़ा था और आज भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। सपोज हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। हमने एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लिया, उस पेपर को ऐसे हम 2 उंगलियों के बीच में पकड़ लेते हैं तो वो नीचे की तरफ लटका रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर फूंक मारेंगे तो वो क्या है, सीधा होने लगता है, फ्लोट होने लगता है। ये देखो, होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर अबाउट द 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन द फिंगर्स, ब्लो एयर ओवर इट, द पेपर स्ट्रिप्स विल द लिफ्टेड अप। This is because when we blow air over the paper, the air pressure above the paper becomes less and the air pressure below the paper is more. So the air below paper pushes the paper up. इसके अंदर जैसे ही हम देखते हैं कि हमने 20 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप ली और उसके ऊपर से फूंक मारते हैं, तो ऊपर जब हम जोर से फूंक मारते हैं तो वहाँ से हवा निकल जाती है। और जब हवा निकलती है तो वहाँ प्रेशर कम होता है, लेकिन स्ट्रिप के नीचे का प्रेशर हाई होने की वजह से वो स्ट्रिप को क्या करता है, पुश करता है ऊपर की तरफ। तो स्ट्रिप भी क्या होने लगती है, फ्लीटेड, यानी कि वो भी इस तरीके से फ्लोट होने लगती है। तो इससे ये पता चलता है हमको कि जो
हाई विंड स्पीड है, जो हाई विंड स्पीड कॉजेज द लो एयर प्रेशर। इसी तरह मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई व्हीकल्स निकल के तेज स्पीड से कोई व्हीकल निकल के जाता है, जब वो तेज स्पीड से निकलता है तो उसके पीछे एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब एयर का प्रेशर कम होता है तो साइड की एयर्स उधर की एयर को उसके पीछे की तरफ पुश करती है, और उसके साथ ही जो डस्ट पार्टिकल्स, पेपर्स वगैरह कुछ स्टिक होते हैं वो उड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि साइड में एयर का प्रेशर उतना ही है, लेकिन तेज स्पीड से जब कोई व्हीकल निकलता है तो उस व्हीकल के पीछे एयर का प्रेशर कम होता है, और उस एयर प्रेशर की जो साइड की एयर से उधर एयर एक साथ शिफ्ट होती है, और उससे वो डस्ट पार्टिकल्स उड़ने लगते हैं। इसी तरह हम एक्टिविटी एक और समझ सकते हैं, एक बैलून की हेल्प से भी हम इस एक्टिविटी को समझ सकते हैं कि हम क्या करें। हमने क्या किया, दो बैलून्स लिए, दो बैलून्स लेकर के उन दोनों बैलून्स के अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर यदि हम उसमें ऐड नहीं करेंगे तो नॉर्मली एयर से इधर उधर मूव करते रहेंगे। और दोनों बैलून्स को लेकर के एक थ्रेड से हम हेल्प से कहीं भी बांध सकते हैं। दोनों को बांधने के बाद और हम क्या करेंगे, दोनों बैलून्स के बीच में से जोर से फूंक मारेंगे। फूंक मारेंगे तो क्या होंगे, वो दोनों बैलून एक दूसरे को टच करने लगेंगे। क्यों टच करने लगते हैं? क्योंकि बैलून के बीच में जब हम एयर प्रेशर या हवा जोर से मारते हैं या जोर से फूंक मारते हैं तो वहाँ हाई स्पीड से विंड निकलती है, उसकी वजह से वहाँ एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जब एयर का प्रेशर लो होता है तो साइड की एयर क्या करती है, बैलून्स को पुश करती है, जिससे वो एक दूसरे से टच होने लगते हैं। टेक ए टू बैलून्स ऑफ द सेम साइज, प्योर सम वाटर, फॉर इन मीन्स होता है उसके अंदर वाटर ऐड करना। पॉर सम वाटर इन द बोथ द बैलून्स, ब्लो एयर इनटू द बैलून्स एंड टाई them the thread and hang them on a stick about 8 to 10 centimeter apart. Blow air between the two balloons. The balloons will be pushed towards each other. This is because when we blow airs between the balloons, the air pressure between the balloons becomes less and the air pressure outside the balloon is more, so the air outside pushes the balloons toward each other. तो जैसा मैंने आपको बताया कि बैलून्स को हम टांग देते हैं, टांगने के बाद उसके बीच में से जैसे ही एयर का प्रेशर हम उसके अंदर जोर से फूंक मारते हैं तो वहाँ एयर का प्रेशर कम हो जाता है, और साइड की एयर उनको क्या करती है, अंदर की तरफ पुश करती है। तो इस तरीके से उनके जो एयर का प्रेशर है वो कम होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को टच होने लगते हैं। तो ये चीज़ हमको समझ में आई दोनों एक्टिविटीज से, एक पेपर स्ट्रिप से और एक बैलून की हेल्प से, कि जो हाई विंड स्पीड है वो किसका कारण होती है, लो एयर प्रेशर का जो कारण होता है वो क्या होता है, हाई विंड स्पीड। इसी का और भी एग्जांपल्स देखने को मिल सकता है। आपने कभी गर्मियों में देखा हो, बहुत तेज आंधी आती है, लोगों के टिन शेड वगैरह उड़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब बहुत तेज आंधी चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती है, तो जो टिन शेड वगैरह जो होते हैं उससे टकरा करके उसके हवाएं उसके जब टकरा के उधर से निकलती है तो उसके ऊपर का एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब एयर, क्योंकि ऊपर से भी एयर निकलती है, उसके अंदर भी एयर आती है, तो अंदर तो एयर का प्रेशर बनता है, बढ़ता है, तो अंदर तो प्रेशर बढ़ रहा है, और ऊपर की साइड से जब तेज स्पीड से हवाएं निकलती है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है द हाई स्पीड द कॉजेज ऑफ लो प्रेशर, तो उसके ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने से ही नीचे की हवाएं, जो एयर है, विंड से वो प्रेशर जोर से प्रेशर मारती है, हवाएं होती है, वो क्या करती है, उस टिन शेड को उड़ा के हवा के साथ ले जाती है। तो ये जो टिन शेड या छप्पर जो होते हैं लोगों के, वो उड़ जाते हैं। वो किस कारण से उड़ते हैं, लो एयर प्रेशर की वजह से। क्योंकि जब तेज हवाएं चलती है तो तेज हवाएं अपने एक बार चली गई तो उसके पीछे क्या होता जाता है, लो एयर प्रेशर बनता जाता है, और लो एयर प्रेशर की वजह से और हवाएं और तेज से उसको पुशअप करती है, और पुशअप करने के साथ ही वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। कि एयर जो होती है यदि हीट करते हैं तो एक्सपेंड होती है, और यदि उसको कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ती है, कंडेंस होती है ऑन कूलिंग। ये दो चीजें हम पढ़ेंगे इस एक्टिविटी की हेल्प से। तो एक बॉलिंग ट्यूब का मतलब हमने कोई एक ट्यूब आती है, एक बोतल भी ले सकते हैं, बॉलिंग ट्यूब, एंड स्ट्रेच द बैलून टाइटली। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, हमने एक बॉलिंग ट्यूब ली और टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब फॉर द सम हॉट वाटर ने बीकर एंड इंसर्ट द बॉलिंग ट्यूब इनटू द वाटर। हमने क्या किया, एक बॉलिंग ट्यूब ली, या बॉलिंग एक ऐसे एक बोतल ले ली हमने, और उसके बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या किया, हॉट वाटर डाल दिया। हॉट वाटर के अंदर जैसे हम बोतल्स को रखेंगे तो हॉट वाटर के अंदर रखेंगे तो उस बोतल के अंदर की जो एयर है वो कहाँ होगी, बाहर एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होने की वजह से बैलून क्या हो जाएगा,
एक्सपेंड हो जाएगा और बैलून की साइज बड़ी होने लगेगी। जब तक बड़ी होती रहेगी तब तक एयर एक्सपेंड होती रहेगी। वहीं हम उस बोतल को उठा के यदि आइस क्यूब में रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं या लो टेम्परेचर में रख देते हैं, तो धीरे धीरे वो जो उसके अंदर की एयर एक्सपेंड हुई थी वापस क्या होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है और धीरे धीरे बैलून वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव हो जाता है कि जब हम किसी एयर को हीट करते हैं तो वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है, और जब हम उसको कूल करते हैं तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स। द टेक ए वॉल्यूम ट्यूब, स्ट्रेच ए वॉल्यूम टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, pour some the hot water in a beaker and the insert the volume tube into the hot water. The balloon gets inflated. The insert the tube into the another beaker containing cold water. The balloon get deflated. This is shows the air expands on heating and contracts on cooling. जब बैलून्स क्या होता है, इन्फ्लेटेड यानी फूल जाता है, इस तरह से बैलून बड़ा हो जाता है, किसमें, जब हॉट वाटर में रखेंगे। और जब उसी बोतल को हम कहाँ रखते हैं, कूल वाटर के अंदर या आइस के साथ रखते हैं, तो एयर क्या होने लगती है, कंडेंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, और उसकी वजह से एयर का प्रेशर कम होने लगता है और बैलून वापस डिफ्लेटेड हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि एयर को हीट करने से एक्सपेंड होती है और कूल करने से कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसी तरह हम एक और एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है कंपेयर टू कोल्ड एयर। यानी जो एयर होती है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एयर हॉट होती है, वार्म होती है, तो राइज अप होती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और नीचे की तरफ कंडेंस होने लगती है। दूसरा, वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। इसको भी हम warm air is lighter than cold air, so warm air is rise up. When the warm air is rise up, a place of the air pressure reduce and cold air moves into the take its place. जब वार्म एयर राइज अप होती है तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और साइड की जो एयर्स होती है उधर उसका प्लेस ले लेती है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी ले सकते हैं। दो हमने मान के चलो पेपर कप लिए, उनको बैलेंस की तरह हमने बीच में थ्रेड से बांध दिया एक स्टिक से लेकर के, और दोनों बैलेंस में रहता है। दोनों कप को उल्टा, इन्वर्टेड कप को ऐड करते हैं। ये जो कप है इसको हम कैसा लेते हैं, इन्वर्टेड, उल्टा कप लेते हैं और इसको इस तरीके से बांध देते हैं। बांधने के बाद हमने क्या किया, एक कप के नीचे हम क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं, थोड़ा दूर रखते हैं, कैंडल जलाते हैं। जैसे ही हम कैंडल बर्न करते हैं तो वहाँ की एयर क्या होगी, हीट होगी। हीट होकर के उसके अंदर की एयर, उस साइड की एयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नीचे की एयर वहाँ क्या है, उसको पुश करने लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। टेक 2 एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज, हैंग देम इन ए इन्वर्टेड पोजीशन फ्रॉम द 2 एंड्स ऑफ ए स्टिक। जैसा मैंने बताया कि 2 इन्वर्टेड पेपर कप लेकर के हमको उल्टा स्टिक के साथ हैंग कर देते हैं। टाई ए थ्रेड ए मिडल ऑफ द स्टिक एंड होल्ड द थ्रेड, और उस स्टिक के सेंटर में एक थ्रेड से उसको, थ्रेड से ये द टाई यानी कि बांध देते। टाई ए थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक एंड होल्ड द थ्रेड। कीप ए बर्निंग कैंडल बिलो द बन ऑफ द कप, एक कप के नीचे हम बर्निंग कैंडल लेके आते हैं। द कप राइज अप, दिस इज बिकॉज द वार्म एयर इज लाइटर एंड राइज अप एंड द पोसेज द कप। जब हम उसको वहाँ पर कैंडल को उसके नीचे हीट करते हैं तो एयर वार्म होती है, वार्म होकर के क्या होती है, वार्म एयर राइज अप, और साइड की एयर उसको क्या करती है, पुश करती है। इसलिए वो जो पेपर का कप है वो कहाँ जाने लगता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है, और जो दूसरा कप है वो नीचे की तरफ आने लगता है। तो ये चीज़ भी हमको समझ में आई कि कोल्ड एयर जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है वार्म होकर के, क्योंकि एयर राइज अप होती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो कंडेंस होने लगती है। तो ये भी क्लियर हो गया हमारे कि वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। वार्म एयर, इसको हम नोट्स में लिखेंगे, वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, सो वार्म एयर इज राइज अप, एंड व्हेन वार्म एयर राइज अप at a place, the air pressure reduce and cold air moves into the take its place. तो इस तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो वार्म एयर होती है वो राइज अप होती है। अब हम बात करते हैं कि हवाएं क्यों चलती है। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ कॉजेज विंड मूवमेंट, यानी विंड के मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। ये मैंने कल भी हमने पढ़ा था। अनइवन हीटिंग यानी कि अनइवन का मतलब होता है अलग अलग एरियाज में डिफरेंट टेम्परेचर्स होता है, तो उसको बोलते हैं अनइवन। इवन मतलब एक जैसा, अनइवन यानी डिफरेंट। हीटिंग ऑन द अर्थ कॉजेज विंड मूवमेंट। द विंड मूवमेंट कॉजेज ड्यू टू अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर
एंड द पोल्स और अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। दो रीजन से ये विंड के मूवमेंट के, एक तो अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स, यानी इक्वेटर्स और जो पोल्स होते हैं, ये इक्वेटर और ये पोल्स, इन दोनों की अनइवन हीटिंग की वजह से होता है, या फिर सी और लैंड की अनइवन हीटिंग की वजह से। जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो, डे टाइम में क्या होता है कि जो लैंड होती है वो ज़्यादा हीट हो जाती है और जो सी होता है वो कम हीट होता है। तो डे टाइम में क्या होता है कि लैंड की जो एयर है वो राइज अप होती है, तो वहाँ एयर का प्रेशर कम होता है, और जो सी है, सी का एयर प्रेशर जो हीट रहती है वो कम रहती है टेम्परेचर, इसलिए वहाँ की एयर किधर आती है, लैंड की तरफ मूवमेंट करने लगती है, और लैंड की एयर राइज अप होकर के कहाँ की तरफ जाती है, सी की तरफ जाती है। वहीं हम नाइट की बात करेंगे तो नाइट में क्या होता है कि जो लैंड है वो कूल हो जाती है और सी का टेम्परेचर उतना बना रहता है। तो लैंड क्या रहता है, वार्म रहता है, हॉट रहता है, सॉरी सी हॉट रहता है और लैंड क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। तो वहाँ से लैंड से क्या होगा, एयर राइज अप होगी, और कूल एयर किधर है, लैंड की तरफ, तो लैंड से एयर किधर जाने लगेगी, सी की तरफ मूवमेंट करने लगेगी। तो इस तरीके से अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी। इसी तरह से इक्वेटर और पोल्स, क्योंकि पोल्स पे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, इक्वेटर जो होता है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं हम, सेंटर में, यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की एयर क्या होती है, राइज अप होती है, और इक्वेटर से उसको, इक्वेटर्स की जो एयर है वो किधर पुश करती है, एयर जो पोल्स की एयर है वो इक्वेटर की तरफ एयर को पुश करती है और हवाएं चलने लगती है। हम इसको और अच्छे से समझेंगे इस तरीके से, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स, कि किस तरह से दोनों के बीच में हीटिंग का डिफरेंस होता है। द रीजन्स नियर द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। जो इक्वेटर्स है, इक्वेटर्स के पास में मैक्सिमम हीट गेन करते हैं, मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। द एयर इन these regions becomes warm. The airs in these regions becomes warm and rise up, and the cold air from the regions between 0 to 30 degrees latitudes north and south of the equators move toward the equators. तो उसके पास के जो 30 डिग्री एल्टीट्यूड से, जो लैटिट्यूड से, वहाँ से क्या होता है, वो इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर्स मूव टुवर्ड द इक्वेटर। वो किसकी तरफ मूव होने लगते हैं, इक्वेटर की तरफ मूव होने लगते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हॉट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इक्वेटर का होता है, सन से मैक्सिमम हीट गेन करता है। एट द पोल्स ऑफ द एयर कोल्डर देन द एयर्स at the 60 degree north and south latitude, there are these the latitudes rise up and cold air from the poles move in take place. तो इक्वेटर से बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से वहाँ से क्या होता है, एयर हीट होकर राइज अप होती है, और जो पोल्स है वहाँ पर एयर क्या है, कम है, सॉरी टेम्परेचर कम है, इसलिए वहाँ से वो किधर की तरफ पुश करती है, वो इक्वेटर की तरफ। तो इस तरह से विंड का मूवमेंट होने लगता है। आप यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में आपको देखिए, ये बीच में इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो हमको ये दिखाई दे रहा है, इक्वेटर से यहाँ क्या हो रहा है, हीट राइज अप हो रही है, राइज अप होने की वजह से ये साइड के जो यहाँ हाई प्रेशर होने की वजह से ये किधर की तरफ आता है, इक्वेटर्स की तरफ मूवमेंट होता है, और धीरे धीरे हवा इस डायरेक्शन में चलने लगती है। ये देखो डिफरेंट साइकिल दे रखे, डिसेंडिंग कोल्ड ड्राई एयर, राइजिंग वार्म एयर अप, डिसेंडिंग कोल्ड एयर। तो इस तरह से जहाँ से एयर राइज अप होती है, कई जगह इस तरीके के साइकिल्स बनते रहते हैं, और इस तरह से हवाएं चलती रहती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हवाएं क्यों मूवमेंट होता है। हवाओं का मूवमेंट अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स, यानी इक्वेटर और पोल्स के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से हवाएं पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करने लगती है, क्योंकि इक्वेटर मैक्सिमम टेम्परेचर गेन करता है सन से। अब देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा था अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज उसी से रिलेटेड है। इन द समर नियर द इक्वेटर लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी, द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, rise up, and cold wind from the sea flow towards the land. These winds carry the water and bring rain. The monsoon winds carry the water and bring rain. यानी कि in summer near the equator the land get heated. इन समर सीजन के अंदर इक्वेटर के पास की जो लैंड है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, फास्टर देन द सी, सी के तुलना में बहुत ज़्यादा हीट होती है लैंड। उससे क्या होता है, द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द राइज अप, और जो लैंड की एयर है वो क्या होती है, हीट होकर के क्या हो जाती है, राइज अप हो जाती है।
राइज अप होने की वजह से। कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सी, और जो सी के ऊपर जो कूल एयर होती है वो किधर की तरफ आने लगती है, लैंड की तरफ आने लगती है। और जो जब वो लैंड की तरफ आती है तो उसके साथ दीज विंड्स कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, और जो ये हवाएं समुद्र सी से लैंड की तरफ चलती है ये क्या लाती है, बरसात लाती है, ब्रिंग रेन। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, जो मानसून की जो विंड्स होती है वो क्या करती है, वाटर लाती है और हवाएं, और साथ में बरसात करती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि गर्मियों के बाद में जब बरसात होती है तो क्यों होती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमारा लैंड्स बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। हीट होने की वजह से यहाँ की एयर राइज अप होती है, और जो कूल्ड एयर, सी की जो कूल एयर है वो किधर की तरफ शिफ्ट होने लगती है, लैंड की तरफ शिफ्ट होने लगती है। उसके साथ वाटर भी आता है, और जो विंड्स वाटर लेके आती है उनसे बरसात होती है। इन विंटर सीजन, और विंटर सीजन में इसका रिवर्स होता है, क्योंकि हमारी जो लैंड्स है बहुत ज़्यादा कूल होने लगती है, लैंड्स कूल हो जाती है और सी का टेम्परेचर उतना ही बना रहता है। तो जब सी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और लैंड्स का टेम्परेचर कम होगा तो सी के ऊपर से एयर क्या होगी, राइज अप होगी, तो हवाएं किधर चलेगी, लैंड से सी की तरफ मूवमेंट करेगी। तो इस तरीके से अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी, यानी समुद्र और लैंड्स यानी धरातल दोनों की डिफरेंट टेम्परेचर होने की वजह से भी इन दोनों का मूवमेंट, एयर्स का मूवमेंट बना रहता है इन दोनों के बीच में। तो ये दोनों चीज़ें हमारे क्लियर हो गई होगी कि विंड्स जो चलती है वो किसकी वजह से चलती है, अनइवन हीटिंग की वजह से। वो कौन कौन सी दो फैक्टर्स है अनइवन हीटिंग के फैक्टर्स है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स, और दूसरा है आपके अनइवन हीटिंग लैंड्स एंड सी। तो इस तरह से विंड्स मूवमेंट आर कॉज्ड, यदि हमारा 1 मार्क में क्वेश्चन आता है सिंपली कि कौन से कॉजेज है, राइट द कॉजेज ऑफ विंड्स मूवमेंट, या विंड्स मूवमेंट आर कॉज्ड ड्यू टू uneven heating between the equator and poles and uneven heating of land and sea। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से अनइवन हीटिंग की वजह से जो एयर से उनका मूवमेंट होता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि किस तरीके से एयर्स जो होती है वो किस तरीके से मूव करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अनइवन हीटिंग यानी एयर्स जो होती है विंड से, उसका मूवमेंट किस तरीके से होता है, क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ा। और दूसरा एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसके बारे में पढ़ा। हाई विंड स्पीड्स कॉजेज द लोअर प्रेशर, जो लोअर प्रेशर की जो वजह होती है वो क्या होती है, हाई विंड स्पीड। इसकी भी हमने 2 एक्टिविटीज़ के बारे में आज पढ़ा है। तो इस तरीके से हमने विंड्स मूवमेंट और विंड्स एक्सर्ट प्रेशर या एयर एक्सर्ट प्रेशर के बारे में पढ़ा है। जो आज हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।